गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का बाल्यावस्था वृद्धि विकास के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम है इसका सिलेबस है उसकी 4 यूनिट के बारे में अध्ययन कर लिया था या 4 यूनिट के बारे में समझ लिया था कि पाठ्यक्रम की 4 यूनिट कौन कौन सी है। पहले में हम लोगों ने देखा था कि बाल्यावस्था वृद्धि और विकास क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके अध्ययन की विधियां क्या है। दूसरी यूनिट जो थी बचपन या बाल्यावस्था क्या है, उसके विकास का क्रम क्या है, उसमें जीन प्याजे और एरिक्सन का सिद्धांत हमें पढ़ना होगा। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज सम्मिलित है। उसके बाद थर्ड यूनिट में था हमारा किशोरावस्था, एडोलेसेंट फेज, कि किशोरावस्था क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसके मुद्दे क्या है, उसमें विकास का क्रम क्या है, किस तरह से विकास होता है, इन चीजों को हमें पढ़ना है। फोर्थ यूनिट हमारी थी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। यानी कि हमें इस यूनिट के अंतर्गत पर्सनैलिटी क्या है, किस तरह से हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझेंगे, उसका अभिप्राय क्या है, पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं क्या है, मतलब व्यक्तित्व किन किन प्रकारों के प्रकार क्या क्या है, व्यक्तित्व को जानने समझने या मापने का सिद्धांत क्या है, हमने उनके बारे में समझा था या उसको हमने देखा था। कि हमने जैसे फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसमें हमें पढ़ना होगा। कहने का मतलब यह है कि पर्सनैलिटी क्या है और उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से हम इसको नाप सकते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर नहीं है तो बालक के या हर बच्चे की हर प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। तो ये मेंटल हेल्थ क्या है, इसको क्या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, शिक्षक बालक के मेंटल हेल्थ के विकास के लिए क्या कर सकता है, मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या कर सकता है, उसकी भूमिका क्या होगी, इसे हमें पढ़ना है। अब इसका जो आता है अंतिम 5th यूनिट, हालांकि इस कोविड-19 की इस महामारी के दौर में जिस तरह से सेशन लेट हो रहा है और जिस तरह से हमारा जो समय है वो काफी निकल चुका है, लगभग एंड ऑफ द सेशन के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में हमें बहुत उसमें पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है समय अवधि को ध्यान में रखते हुए। तो विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अनुसार, MLSU के दिशा निर्देशों के अनुसार 5वीं यूनिट इस साल, सिर्फ इस साल आपके पाठ्यक्रम में वर्तमान निर्देशानुसार नहीं उपयोग में आएगी या इसे नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अवश्य दिशा निर्देश है कि 5वीं यूनिट एक साल के लिए ड्रॉप की जाती है, लेकिन यदि कोई नई गाइडलाइन आ जाती है तो वह यूनिट भी आपको करनी होगी। इसीलिए ये 5th यूनिट क्या है, इसे समझना भी आपके लिए अनिवार्य है कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा या क्या है। तो जो हमारी यूनिट 5 है, यूनिट 5th है, वह है व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नता ये हमारी यूनिट है, यानी कि हर व्यक्ति में एक अलग अलग उसकी हर व्यक्ति की भिन्नता अलग पाई जाती है। इंडिविजुअल वेरिएशन हर व्यक्ति में पाया जाता है। जैसे कि एक कक्षा के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, हम इस चीज को स्पष्ट रूप से अनुभव भी करते हैं और हम जानते भी हैं कि हर बच्चे का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है, किसे कहेंगे हम व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति का जैसे बौद्धिक स्तर हर बालक का अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है, कोई सामान्य होता है। ऐसा माना जाता है कि कुल जनसंख्या में, यानी कि कुल
विद्यार्थियों में एक कक्षा के कुल विद्यार्थियों में ऐसा माना जाता है कि 20 और 60 का ग्रुप कक्षा के अंदर बना हुआ होता है। 20 प्रखर बुद्धि, 20 मंद बुद्धि और 60 सामान्य। ठीक है ना। प्रखर बुद्धि यानी कि एक्सेलेंट, इंटेलिजेंट, एक कक्षा के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20% स्टूडेंट्स ऐसे माने जाते हैं जो इंटेलिजेंट या एक्सेलेंट कैटेगरी के आते हैं। 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लो कैटेगरी के आते हैं, जो कि मंद बुद्धि या जिनको हम कहेंगे कि वो बहुत कमजोर होते हैं। और 60% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सामान्य में आते हैं। कहीं पर इसको 10-10 और 80 का रेशियो माना गया है, पर हम लगभग एक तरह से ओवरऑल मिलाकर अलग अलग उसके हिसाब से तो हम 20 और 60 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि यहीं पर आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलती है बौद्धिक दृष्टिकोण से। ये किस हिसाब से है? बौद्धिक दृष्टिकोण से। ऐसे ही इमोशनल दृष्टिकोण से बालकों में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से या सामाजिक क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी कि हर बालक में अपनी क्वालिटी होती है, अपनी विशेषता होती है। तो यही चीज यहाँ हमें इस यूनिट में समझनी है कि व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें समझना है व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय समझना है। ठीक है। फिर बाद में हमें यहाँ पर समझना है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं किन किन आधारों पर, यानी कि आधार क्या क्या है, इन आधारों को समझना है। जैसे इसमें बौद्धिक रूप से भिन्नता, सृजनात्मक, संवेगात्मक, भिन्नता है ना, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से अलग अलग तरह से व्यक्ति में हर दृष्टि से हम अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती है। हमने बौद्धिक दृष्टि से देखा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। कुछ बच्चों में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ कर भी लेते हैं और कभी नहीं भी कर पाते हैं। हर एक का अपना अपना फील्ड होता है। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, आपका स्टेबिलिटी से रिलेटेड है कि आप इमोशनल या संवेगात्मक रूप से कितने स्टेबल हैं या नहीं है। ये भी आपको एक तरह से अन्य बच्चों से भिन्नता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से कहा जाए कि हर बालक की अपनी विशेषताएं, क्वालिटी होती है। उसी के आधार पर हमें इसको समझना है। हम इसको समझेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है और कौन कौन सी किन किन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। फिर बाद में इसका लक्ष्य, अभिप्राय, लक्षण आदि इनको हम समझेंगे। उसके बाद में है बुद्धि के सिद्धांत। फिर हम आएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इसमें हमें कौन कौन सी भिन्नता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आएगा बुद्धि किसे कहते हैं, क्योंकि एक बालक में जो जितनी भी भिन्नताओं को स्वरूप प्रदान करते हैं या उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में है, किसी भी तरह से है, बुद्धि एक महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण तत्व है जो कि उसको चाहे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग करती है, उसके पर्सनैलिटी व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग करती है, उसकी क्रिएटिविटी की क्षेत्र में उसको सहयोग करती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में बुद्धि उसके कहीं न कहीं आवश्यक रूप से काम आती है। इसीलिए यहाँ पर हमें, क्योंकि हम बच्चों की इंटेलिजेंसी को
किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हमें उसको क्लासिफाई करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन हम करेंगे कैसे, इसीलिए हमें पहले बुद्धि के अर्थ को भी समझना होगा। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता में हम बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, हम इसको समझेंगे। फिर दोबारा हम बुद्धि के आधार पर बुद्धि क्या है और इसका यानी कि बुद्धि अभिप्राय, बुद्धि का अभिप्राय समझेंगे, बुद्धि का मापन समझेंगे, ठीक है ना, और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हम समझेंगे। क्योंकि बुद्धि क्या है, इसके बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कोई कहता है कि बुद्धि एक ही है, समग्र की सभी प्रकार की योग्यताएं उसी एक ही बुद्धि के माध्यम से उपयोग में लाई जाती है। कोई कहता है कि बुद्धि द्विखंडीय व्यवस्था है, यानी कि उसके दो भाग हैं कि एक तो सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो दैनिक जीवन के क्रिया कार्यों को करने में, क्रियाकलाप को करने में आपका सहयोग करती है, और विशिष्ट बुद्धि यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन जिसमें कि आप किसी विषय विशेष, क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता या स्पेशलाइजेशन को हासिल करते हैं, वह कौन सी बुद्धि होगी, वह होगी आपकी विशिष्ट बुद्धि। तो सामान्य और द्विखंडीय व्यवस्था है। कोई कहता है कि बहुखंडीय व्यवस्था है, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए अलग प्रकार की बुद्धि कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को यहाँ पर समझना अनिवार्य है, तभी हम बुद्धि के सही अर्थ को हम समझ पाएंगे। क्योंकि बुद्धि को एक परफेक्ट डेफिनेशन में हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अपनी राय है और उन्होंने उसके अनुकूल उसे परिभाषित किया है। इसीलिए हमें बुद्धि का अभिप्राय, उसका मापन किस तरह से किया जाता है, उसके सिद्धांत कौन से हैं, हमें उसके बारे में अध्ययन करना होगा। फिर बाद में इसमें जो हमारे जो सिद्धांत है, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा महत्वपूर्ण आएगा वह सिद्धांतों में गिलफर्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, इसको एसवाई मॉडल भी कहते हैं, है ना। गिलफोर्ड का क्या बोलते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत हो गया। फिर बाद में है गार्डनर का सिद्धांत। गार्डनर का सिद्धांत है, गार्डनर ने भी, जैसे कि गिलफोर्ड ने तो बकायदा एक बॉक्स क्यूब के आधार पर बुद्धि को विभिन्न खंडों में, यानी कि बहुखंडी व्यवस्था मानते हुए विभिन्न खंडों में इन्होंने विभाजित करके और बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया है। गार्डनर ने भी बुद्धि को कई अलग अलग योग्यताएं मानी है। बुद्धि के कहना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि मस्तिष्क, व्यक्ति के मस्तिष्क के अलग अलग भाग में अलग अलग योग्यताओं के खंड विद्यमान होते हैं, और उसी के आधार पर व्यक्ति की अपनी योग्यता या उसकी बुद्धि कार्य करते हैं। यानी कि उसकी संगीतज्ञ बुद्धि अलग होती, गणितज्ञ बुद्धि अलग होती, वैज्ञानिक बुद्धि अलग होती है। तो उस आधार पर गिलफोर्ड ने कौन सी बुद्धि किस तरह से कार्य करती है उसको समझाने का यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है। फिर डैनियल गोलमेन का था, गोलमेन ने जो दिया है उसके आधार पर उन्होंने बुद्धि को किस तरह से परिभाषित, उन्होंने किस तरह से बुद्धि की संरचना को समझाने का प्रयास किया, बुद्धि की संरचना कैसे होती, उसके आधार पर उन्होंने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अच्छा, फिर बाद में लास्ट में इसके शिक्षक क्या, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका, उसमें एक बालक की क्रिएटिविटी या रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षक का किस तरह से योगदान होगा, यानी कि बालक की बौद्धिक क्षमताओं और उसकी रचनात्मक क्षमताओं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक की भूमिका या शिक्षक के योगदान को हमें समझना होगा कि किस तरह से शिक्षक बालक के बौद्धिक क्षमताओं के विकास में,
सहयोग प्रदान कर सकता है और किस तरह के अपने शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह की व्यवस्था को अपनाकर वह बालक के विकास में अपना सहयोग कर सकता है, हमको इस आधार पर से समझना है। कहने का मतलब यह है कि इस पेपर के अंदर लगभग ये कहना चाहिए 90% लगभग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही आपको बालक क्या है, बालक की क्या, किस तरह के उसका विकास होता है, किस तरह से वृद्धि होती है, उसके स्टेजेस क्या है और उसमें उसके बालक के पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए किस प्रकार से एक शिक्षक की योगदान रहता है, उसको हमें इस पेपर के अंदर समझना है। अब बात आती है इसका सेशनल वर्क, क्योंकि आपको जब ये पेपर जो है आपका 100 नंबर का है, ठीक है, नंबर का है। 80 नंबर जो है वो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल एग्जाम का है जो कि आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है। और 10 नंबर के आपके 20 नंबर के 10 नहीं 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें कि 10 नंबर का आपका सेशनल वर्क है और 10 नंबर के आपके टेस्ट। अब टेस्ट की कंडीशन क्या है, 10 नंबर का सेशन है वो आपका 10 जो भी आपको दिया जाएगा। अब इस पेपर के अंदर आपको 2 सेशन करने कंपलसरी होते हैं। एक में तो आपको बच्चों का IQ टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों में से एक आपको करना कंपलसरी है, और दूसरा जो है सेशनल वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दूसरा एक जो आपको है वो आपको करने को दिया जाए। सेशनल टेस्टों की जहां तक बात आती है, अगर समय सीमा वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग इसमें तय किया जाएगा। जनरली तो हम लोग 2 टेस्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब आपको जो 2 टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन किया जाता है। निश्चित है कि ये दोनों टेस्ट हम जो मार्किंग है वो एवरेज 5 में से होकर 10 की एवरेज निकल कर जाती है। बाकी जो यूनिवर्सिटी पैटर्न है उसी पैटर्न पर हम लोग आपका ये टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इसमें रहता है। अब सेशनल की थोड़ी सी और बात करनी जाए कि जो सेशनल वर्क आता है आपका उसमें निश्चित है कि चूंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से संबंधित है, और इसमें अगर आप प्रैक्टिकली किसी कार्य को करना नहीं सीखेंगे तो एक शिक्षक के लिए वास्तविक जीवन में उसके उपयोग में समस्या आ सकती है या वहां पर वह उपयोग नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत स्मॉल स्केल पर प्रैक्टिकली आपको इवैल्यूएशन या जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करने को दिया जाता है। उसमें आप लोगों का IQ टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये 2 टेस्ट हैं जो हर स्टूडेंट को करने हैं। दोनों में से एक टेस्ट एक स्टूडेंट को डेफिनेटली करना है, और वो जो टेस्ट है वो आपको जब आप स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाएंगे उसमें आप जिन क्लासों को आप पढ़ाएंगे उन्हीं क्लासेस के स्टूडेंट पर आपको उसे अप्लाई करना होगा। तो इस आधार पर, और एक जो सेकंड को क्योंकि 2 सेशन करने होते हैं, और दूसरा जो सेशन होगा वो आपका जो भी सेशनल के टॉपिक्स होंगे और जो आपका अकॉर्डिंग टू कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कोर्स करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो सेशन आप लोगों को जो अपना कोर्स मैंने समझाया है फर्स्ट पेपर का बाल्यावस्था वृद्धि विकास या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग हैबिट, जिसका पेपर कोड नंबर है 9101, ये आपको समझ में आया होगा। निश्चित है कि अभी हम वर्चुअली अटैच्ड हैं, जब हम फिजिकली आमने सामने होंगे तब शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करके और बात को अच्छे से समझ पाए। बट फिर भी आई होप कि मैंने जितना आपको समझाने की कोशिश की है वो कोर्स आपको समझ में आया होगा, यानी कि सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि हमें इस पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उस आधार पर एक क्वेश्चन निश्चित है कि हम लास्ट की यूनिट आपको लिखनी है, तो आपका क्वेश्चन होगा
पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपकी 5 यूनिट आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने से घर से निकलें, और घर से निकलते हैं तो कोविड-19 की समस्त गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।